हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सिंबल और वोल्टेज, एनर्जी, वर्क और चार्ज के बीच में रिलेशन पढ़ा था, है ना। वर्क जो एक तरह का एनर्जी ही है, जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल सिंबल पढ़ रहे थे और उसी समय वीडियो का मेमोरी फुल हो गया, तो कुछ सिंबल रह गए थे, तो वो रिकॉर्ड नहीं हुए। तो उसको थोड़ा सा इस वीडियो में पढ़ लेते हैं, कुछ जो 3-4 सिंबल रह गए हैं, एंड देन हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बचा कुछा इलेक्ट्रिकल सिंबल देख लेते हैं। तो हम लोग 9th वाला इलेक्ट्रिकल सिंबल ऑलमोस्ट समझ चुके थे। वो कुछ इस तरह का था, है ना। कुछ इस तरह का सिंबल था जिसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर। रजिस्टर मतलब रजिस्ट करने वाला। ठीक है, किसी चीज़ को अपोज करने वाला, रोकने वाला। तो ये किसको रजिस्ट करता है? इट रजिस्ट करंट। करंट के फ्लो को रजिस्ट करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से शो किया जाता है सिंबल में। उसके आगे नेक्स्ट सिंबल जो हमारा है वो भी उसी के सिमिलर ही लग रहा होगा आपको, बस एक चेंज होता है एरो। ठीक है, तो ये जो है सिंबल, ये किसका है? रियोस्टेट। रियोस्टेट। रियोस्टेट जो है एक तरह का क्या है? ये एक तरह का क्या है? वेरिएबल रजिस्टर है। वेरिएबल रजिस्टर, ये एक तरह का वेरिएबल रजिस्टर है। ठीक है, यानी यहाँ पर इस रजिस्टर के वैल्यू में चेंज किया जा सकता है, अलग अलग वैल्यू उसमें सेट की जा सकती है। जैसे आप लोग टीवी या फ्रिज का रेगुलेटर देखते होंगे ना, तो रेगुलेटर क्या करता है? वो टेम्परेचर नहीं, वोल्टेज वगैरह को कंट्रोल करता है या इतने लेवल पे रख देता है ताकि हमारा डिवाइस जो है ख़राब ना हो, है ना। तो कुछ उसी तरह का ये है कि ये नॉर्मल रजिस्टर है। नॉर्मल रजिस्टर में अलग अलग वैल्यू वाले अलग अलग रजिस्टर हमको जोड़ना पड़ेगा सर्किट में। लेकिन रियोस्टेट जब लगा देंगे तो उसमें हमको ऑप्शन रहेगा कुछ मशीन की सहायता से कि हम लोग रजिस्टर का वैल्यू चेंज कर सकते हैं बिना अलग अलग रजिस्टर लगाए, है ना। तो ये वेरिएबल रजिस्टर है और वेरिएबल के लिए एरो लगा हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सिंबल जो हमारा है वो है कुछ इस तरह का। ये सिंबल हमारा है और ये किसका है? ज्वाइंट का। ज्वाइंट ऑफ वायर। ठीक है, वायर या कंडक्टर सर्किट में कहीं ज्वाइंट हो रहे हैं दो वायर, तो उसके लिए इस तरह का सिंबल बनाया जा सकता है। एक वर्टिकल वायर है, एक हॉरिजॉन्टल, दोनों इस पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, तो एक तरह के ज्वाइंट को शो करने का ये सिंबल है। नेक्स्ट सिंबल हमारा है वो कुछ इस तरह का है, आपके बुक में भी दिया है। इस तरह का सिंबल बनाने का मतलब है वायर्स क्रॉसिंग ओवर। वायर्स क्रॉसिंग ओवर विदाउट ज्वाइंट। विदाउट ज्वाइंट। ठीक है, तो इस सिंबल को बनाने का अर्थ ये है कि ये दिखा रहा है कि दो वायर्स आसपास में है, क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन ज्वाइंट नहीं कहीं पे, है ना। क्योंकि ड्रॉ करते समय हम लोग लाइन तो बनाएंगे ही, तो यहाँ पे लग रहा होगा कि ज्वाइंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह का सिंबल बनाने का ये अर्थ है कि टू वायर्स आर गोइंग मतलब क्रॉसिंग ईच अदर बट दे आर नॉट ज्वाइंट। वो एक दूसरे के पास से होके गुजर तो रही है वायर, लेकिन वो ज्वाइंट नहीं है। तो इस तरह से इसको सिम्बलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल छूट गए थे। अब चलते हैं हम लोग के मेन टॉपिक पे, दैट इज ओम्स लॉ। ठीक, तो ओम्स लॉ पे आते हैं। ओम्स लॉ जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस बुक का, इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक यही है। इसके आगे फिर और भी बहुत सारे फार्मूले आएंगे, तो वो सभी का बेस है। ओम्स लॉ जो है सारे इलेक्ट्रिकल जितने भी फार्मूले आप आगे पढ़ेंगे उसका एक बेस तैयार करता है। तो बहुत बड़ा लॉ है, इसको समझना पड़ेगा हमको, और ये समझ जाएंगे तो आगे की चीज़ें और आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किसने दिया था? जॉर्ज साइमन
ओम। जॉर्ज साइमन ओम जो थे उन्होंने दिया था, वो जर्मनी के थे, ठीक है। एक यूरोपियन कंट्री के साइंटिस्ट थे फिजिक्स के फील्ड के, तो उन्होंने ये ओम्स लॉ दिया था, जो इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसी पे बेस्ड सारी जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें चलती हैं, या पूरा इलेक्ट्रिसिटी का एक बेस जो तैयार होता है, कह सकते हैं कि इस लॉ पे काफ़ी सारा काम होता है, या इस लॉ पे आधारित रहता है। चलिए तो इसको समझते हैं, और इसको समझने के लिए हमको ड्रॉ करना पड़ेगा एक सर्किट डायग्राम। तो एक सर्किट डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक टेबल भी ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था, ठीक है, और उस प्रैक्टिकल के बेसिस उन्होंने वो कंक्लूजन पे आए थे। वो कंक्लूजन क्या है, वो क्या एक्टिविटी किया था, वो हमको करना पड़ेगा, यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो एक पहले इधर टेबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल बना लिया हम लोगों ने। टेबल में एक सीरियल नंबर का कॉलम, दूसरा क्या है, नंबर ऑफ सेल्स का कॉलम, नंबर ऑफ सेल्स। उसके बाद करंट इन सर्किट, इसको आई से डिनोट करते हैं करंट को, ठीक है। करंट का वैल्यू एम्पियर में होगा। फिर पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पीडी लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है। इधर आगे हम लोग को सर्किट डायग्राम भी बनाना है। पीडी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। कोई रजिस्टर रहेगा सर्किट में, आपको अभी देख के पता चल जाएगा। तो उसके दोनों तरफ से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता करना होगा एक्टिविटी करके। और लास्ट कॉलम हमारा है V/I, ठीक है। तो ये हमारा V निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, ये दोनों निकलेगा। उसका हम लोग रेशियो निकालेंगे, और उस रेशियो के बेसिस पे जॉर्ज साइमन ओम ने जो कंक्लूजन दिया था उसको समझेंगे, ठीक। तो ये हमारे टेबल का हेडिंग हो गया। जब भी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन ओम्स लॉ क्या है, तो ओम्स लॉ को समझाने के लिए उसका छोटा सा स्टेटमेंट होता है। ये भी आप कर सकते हैं कि 2-3 रीडिंग एज्यूम करके लिख सकते हैं, है ना। या फिर अगर क्वेश्चन दिया है तो उसको सॉल्व करके कर सकते हैं, या फिर कुछ रीडिंग में भी आपको कर बताऊंगा, उसका ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब ये है एक हमारा सर्किट, ये सर्किट है। सर्किट, इसमें लगा हुआ है रजिस्टर, फिर यहाँ पे लगा हुआ है एमीटर जो करंट मेजर करता है, ये प्लस एंड, ये माइनस एंड। फिर इसके आगे लगा हुआ है स्विच, ये हमारा स्विच है। फिर वायर है, वायर इधर आया, वायर और इधर आ रहा है। कहीं भी लगा सकते हैं हम लोग, पावर सप्लाई कहीं से देना ही पड़ेगा। मैं इधर ही लगा रहा हूँ जैसा बुक में दिया है, लगभग वैसा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप किसी और जगह भी ऐसे ही लगा सकते हैं। पावर सप्लाई तो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, तभी ये सर्किट में करंट का फ्लो होगा, ठीक है। तो ये प्लस एंड है सेल का, ये माइनस एंड, और रजिस्टर का ये 2 एंड है। ये एंड यहाँ पर रजिस्टर शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। इन दोनों एंड से हम लोग क्या जोड़ देंगे, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो इन दोनों एंड से हम लोग वोल्ट मीटर जोड़ देंगे, प्लस एंड और ये माइनस एंड, ठीक। इन दोनों एंड को एक्स वाई या कुछ भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस दो। तो इसको पी लिख देते हैं, ये क्यू हो गया हमारा एंड, ठीक। ये हमारा सर्किट बन गया। और सर्किट में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस टर्मिनल से होते हुए माइनस टर्मिनल की तरफ जाना, है ना। तो करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, करंट को स्मॉल आई या कैपिटल आई से डिनोट किया जा सकता है। ये करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से भी जाएगा रजिस्टर में से, है ना। जो पी क्यू रजिस्टर है इसमें से भी होकर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रजिस्ट करेगा। ये इसका काम ही है रजिस्टर का करंट के फ्लो को रोकना। तो इधर से होते हुए इस पर रीडिंग आएगा करंट का, और जब रजिस्टर के थ्रू जाएगा करंट, है ना, जब इसके थ्रू जाएगा तो वोल्टेज में भी एक रीडिंग आएगा, ठीक। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर में एक रीडिंग आएगा, ठीक है। उसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे करंट का रीडिंग आ जाएगा,
और इस तरह से करंट जो है फ्लो करते हुए फाइनली नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल सा सर्किट डायग्राम है ओम्स लॉ का। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जॉर्ज साइमन ओम ने, कि एक सिंपल सा सेल लिया, ठीक, उसको लगा दिया, बैटरी पावर सोर्स उसको लगा दिया, सर्किट मतलब यहाँ स्विच ऑन है हमारा, है ना, स्विच ऑन है, पावर सप्लाई दे दिया, करंट फ्लो होने लगा। अब जैसे ही करंट फ्लो होगा तो कितना सेल लिया उन्होंने, एक लिया है तो एक सेल लिया है, सीरियल नंबर 1, कितने नंबर ऑफ सेल, एक उन्होंने यूज किया पहले स्टेप में। जब एक सेल यूज किया तो करंट जब इधर से आया इस रजिस्टर के पास, तो यहाँ से दोनों एंड से जुड़ा हुआ हमारा वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर पे कोई रीडिंग आएगा। मान लेते हैं, ये तो केवल हम लोग मान रहे हैं, एग्जाम्पल है ना, समझने के लिए उसमें, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया, रीडिंग आया, है ना, वोल्ट मीटर पे 5 वोल्ट का रीडिंग आया, 5 पे आके अटक गया इसका सुई, और आगे करंट पहुंचा तो एमीटर लगा हुआ है, एमीटर अब करंट मेजर करेगा, तो करंट का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 2.5 आ गया, 2.5 एम्पियर, एम्पियर में करंट मेजर किया जाता है। ठीक, तो ये पहला रीडिंग आ गया, इसको उन्होंने नोट डाउन कर लिया। फिर अब उन्होंने क्या किया कि पावर सप्लाई और बढ़ा दिया, और बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक और उन्होंने सेल लगा दिया उसी में, सर्किट में एक और सेल बढ़ा दिया, है ना, एक और सेल बढ़ा दिया। अब एक और सेल बढ़ा दिया तो डेफिनेट सी बात है कि पावर सप्लाई और ज़्यादा आएगा, है ना। तो दूसरे स्टेप में 2 सेल यूज किए उन्होंने। अब 2 सेल यूज किए, करंट इधर से फ्लो हुआ ये रजिस्टर के थ्रू, तो वोल्ट मीटर पे मान लेते हैं रीडिंग कितना आ गया, 10 वोल्ट। और जैसे ही एमीटर के पास करंट इधर एमीटर से होकर गुजरेगा तो एमीटर पे भी रीडिंग आ जाएगा कि कितना करंट जनरेट हुआ है, तो इस पर मान लीजिए आ गया 4.6 एम्पियर। ठीक है, तो दूसरा जब दो सेल उन्होंने यूज किए पावर सप्लाई के लिए, तो ये रीडिंग आया वोल्टेज का और करंट का, यहाँ वोल्ट मीटर पे और यहाँ एमीटर पे। ठीक है, तो इस तरह से बार बार वो क्या कर रहे थे, पावर सप्लाई में एक एक सेल ऐड करते जा रहे थे। तो और उसके बाद वो देख रहे थे कि रजिस्टर के एंड से लगा हुआ वोल्ट मीटर है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके वैल्यू में क्या दिखने को मिल रहा है, और एमीटर में क्या रीडिंग आ रही है, उन दोनों वैल्यूज़ को वो चेक कर रहे थे। और फाइनली वो कंक्लूजन पे आना चाहते थे कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है, तो इसलिए वो दोनों को रीड आउट कर रहे थे। अब अगले स्टेप में उन्होंने क्या किया कि फिर से पावर सप्लाई बढ़ाने के लिए और ज़्यादा मात्रा में उन्होंने एक और सेल लगा दिया। ठीक, एक और सेल लगा दिया, अब 3 सेल हो गए, 3 सेल हो गए, यानी तीसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया कि 3 सेल यूज किए। अब 3 सेल यूज किए, करंट फ्लो होना हुआ, यहाँ पे वोल्टेज का जब वैल्यू देखा गया तो वोल्टेज लगभग 15 वोल्ट था, कितना था 15 वोल्ट, और करंट का वैल्यू कितना आ गया 7.5 एम्पियर, है ना। ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, उतना ही हम लोग मान रहे हैं जितना आना चाहिए, जैसा कि उन्होंने लॉ दिया था, ठीक है, उसके हिसाब से। ये नहीं कि हम लोग कुछ भी उल्टा सीधा मानेंगे, वो भी आगे मैं समझाऊंगा आपको तो क्लियर हो जाएगा। तो 3 सेल लगा दिए, उसके बाद और पावर सप्लाई करने के लिए ज़्यादा मात्रा में उन्होंने क्या किया, एक और सेल लगा दिया। तो इस तरह से कई रीडिंग उन्होंने लिए, बार बार सेल की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं, उसी में जोड़ते जा रहे हैं, और जिससे रीडिंग पे फर्क पड़ रहा है, रीडिंग वेरी कर रहा है। तो उन्होंने एक और सेल लगा दिया। हम लोग फिलहाल 4 रीडिंग का ही लेते हैं और समझते हैं इसको, ठीक है। तो 4 सेल लग गए अब फाइनली, तो चौथे रीडिंग में 4 सेल लग गए। अब 4 सेल लगाने पे पोटेंशियल कितना आ रहा है, वोल्टेज का वैल्यू 20 वोल्ट, ठीक, और करंट का वैल्यू कितना आ रहा है 10 एम्पियर, ठीक, 10 एम्पियर आ रहा है। तो ये कुछ रीडिंग नोट डाउन उन्होंने कर लिया, कुछ इसी तरह से उन्होंने परफॉर्म किया था अपना एक्सपेरिमेंट लैब में, इस तरह से सर्किट को बनाकर अरेंज करके। ओके, अब उसके बाद हमको, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, आप खुद भी ध्यान से अगर देखेंगे
कि हर बार जैसे ही सेल एक एक बढ़ रहा है तो वोल्टेज बढ़ रहा है ना। सेल जैसे जैसे एक एक एक्स्ट्रा ऐड किया जा रहा है तो वोल्टेज का वैल्यू बढ़ रहा है लगातार। और जब वोल्टेज बढ़ रहा है तो आप देखेंगे करंट भी बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो उन्होंने ये पाया कि जो वोल्टेज होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे वोल्टेज का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट का भी वैल्यू बढ़ रहा है। क्लियर। तो ये ओवरऑल ये एक्टिविटी करके उन्होंने यही फाइनल कंक्लूजन दिया कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे सर्किट में करंट का वैल्यू भी बढ़ता है। ये आप देख सकते हैं। और या फिर ये डिवाइस अगर आपके पास है तो आधे घंटे के एक्टिविटी में आराम से करके भी देख सकते हैं। इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे करंट बढ़ता है। ठीक है, तो यही फाइनल कंक्लूजन उन्होंने इस एक्टिविटी को करके बताया था। अब हाँ, उसमें एक दो तीन चीज़ें मैं बता दूं, फिर इसके फार्मूले पे आते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक, अब एक चीज़, दो चीज़ें ध्यान देने वाली है कि किसी भी सर्किट में जो वोल्ट मीटर होता है उसको हमेशा कैसे अटैच करते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। पैरेलल का मतलब होता है कि एक ऐसा अरेंजमेंट जो सेल के दोनों एंड से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, है ना, इनडायरेक्टली नहीं। जैसे यहाँ से देखिए पॉजिटिव एंड का वायर आ रहा है, वही वायर रजिस्टर में भी जा रहा है और वही वायर से कनेक्शन कहाँ है, वोल्ट मीटर में, है ना। और ये नेगेटिव एंड से वायर आ रहा है जो रजिस्टर में भी जुड़ रहा है, उसी पॉइंट से उसी वायर से हमारा वोल्ट मीटर भी जुड़ा हुआ है। तो जब कोई भी वोल्ट मीटर डिवाइस पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड हो बिना किसी ब्रांचिंग के, तो उस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है, ये वोल्ट मीटर की बात हो रही है। क्लियर। तो हमेशा सर्किट में वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर पैरेलल में ऐड किया जाता है, और जितना वोल्टेज वोल्ट मीटर में आता है उतना ही वोल्टेज क्या होता है, हमारे पावर सप्लाई का होता है। यानी जैसे जैसे हम लोग ये सेल्स बढ़ा रहे थे वैसे वैसे यहाँ पे रीडिंग भी बढ़ रही थी, और जितनी रीडिंग यहाँ आ रही थी उतनी ही टोटल यहाँ की रीडिंग थी। ठीक है, क्लियर। पैरेलल अरेंजमेंट में वोल्टेज समान होता है, जो पावर सप्लाई का वोल्टेज आ रहा है वही हमारे वोल्ट मीटर में भी मेजर कर रहा है। यहाँ पे आने में कोई डिफरेंस या कमी नहीं हो रही है। ठीक, अब एमीटर जो होता है जो करंट मेजर करता है इसको हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, तो एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है हमेशा। एमीटर को सर्किट में सीरीज अरेंजमेंट में ज्वाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है। सीरीज का मतलब क्या होता है कि एमीटर जो होगा डायरेक्टली कनेक्टेड होगा पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, उसमें कोई ब्रांचेस नहीं होंगे, यही बात यहाँ हो रही है। ठीक है ना, तो ये डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक, तो एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में। ठीक है, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है क्योंकि वोल्टेज हमेशा सेम होता है पैरेलल अरेंजमेंट में। ये चीज़ें जाननी थी, इसको और आगे हम लोग क्लियर से समझेंगे कि पैरेलल सीरीज का क्या मामला है। फिलहाल इतना ही समझना था, फिलहाल इतना ही समझिए, उतना ही ज़रूरी है। पैरेलल सीरीज का आप भूल जाइए, नहीं तो वो कंफ्यूज करेंगे, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस एक्टिविटी को करने के बाद फाइनली इस डाटा को देखेंगे, जो टेबल का डाटा सारे जो एक्टिविटी हुए वन बाई वन उनको नोट डाउन किया गया ऑन पेपर। और डाटा को अगर आप देखेंगे शुरू से आखिरी तक, तो जैसे जैसे हम लोग पावर सप्लाई बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वोल्टेज का वैल्यू बढ़ रहा है, वोल्ट मीटर पर रीडिंग आ रही है, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो वोल्टेज जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं और उसके थोड़े मैथमेटिकल पार्ट पे आते हैं। ये तो क्लियर हो गया, लेकिन इसको मिटाएंगे नहीं, अभी इसमें कुछ करना पड़ेगा। इस पर ग्राफ भी ड्रॉ करना है, इसको मिटा सकते हैं, सर्किट तो आपको क्लियर है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये खिसक जा रहा है। अच्छा, तो फ्रॉम द मतलब एक्टिविटी करके सारे डाटा को देखकर ओम्स ने क्या बोला
फ्रॉम द गिवन डाटा, फ्रॉम द ऑब्जर्व डाटा, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली proportional to current। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, ये भी बोल सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब उसके बाद इसको फिर से लिखते हैं, तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए और इक्वल टू का साइन लाने के लिए एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो जॉर्ज साइमन ओम ने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट लगाया जिसका सिंबल उन्होंने आर दिया। ठीक है, आर आई। आर तो मतलब यहाँ पे इसको हटा कर आया, और आई हमारा पहले से है करंट का वैल्यू, करंट का सिंबल है ना, आर इंटू आई। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाकर इक्वल टू लगाने के लिए कांस्टेंट डालना पड़ता है। तो कांस्टेंट जॉर्ज साइमन ओम ने क्या लगाया, आर। ठीक है, आर मतलब रजिस्टर या रेजिस्टेंस। तो इसका इस तरह से लिख सकते हैं, वी इक्वल टू आई इंटू आर भी लिख सकते हैं, आई इंटू आर या आर इंटू आई। जैसे 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 ही आना है, तो आई को थोड़ा पहले मान लेते हैं, इसको बाद में, क्योंकि यहाँ पे पहले आई था तो बाद में आर लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो V इक्वल टू आई इंटू आर, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इक्वल टू करेंट इंटू रजिस्टेंस। ठीक है, तो इनका जो कांस्टेंट दिया गया था आर, वो क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिंग फोर्स अगेंस्ट करंट, करंट को रोकने वाला जो अपोजिंग फोर्स है उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं, और उसको आर से रिप्रेजेंट किया गया एज ए कांस्टेंट बाय जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, तो ये बेसिक एक फार्मूला बन गया इन सारे ऑब्जर्वेशन और एक्टिविटी को करने के बाद। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया। अब इसमें और थोड़ी सी चीज़ें समझनी है। जो फाइनल उन्होंने स्टेटमेंट दिया सारी एक्टिविटी करने के बाद, ये और मैथमेटिकल फार्मूला जो बना उसको बनाने के बाद उन्होंने क्या बोला कि ये ओम्स लॉ कब फॉलो होगा। ओम्स लॉ या उनके द्वारा दिया गया जो लॉ है, जो सिद्धांत है इलेक्ट्रिसिटी का, वो क्या है कि द वैल्यू ऑफ करंट increases with value of current increases in a conductor with increase in potential difference across this conductor at a constant temperature। ठीक है, ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है, छोटा सा स्टेटमेंट है, ये मैं अपने वर्ड्स में लिखा हूँ कि जो करंट का वैल्यू है वो लगातार बढ़ता जाता है किसी भी कंडक्टर में, है ना, और जैसे जैसे करंट का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता है जो कंडक्टर के अक्रॉस लगाया गया है पैरेलल में, है ना। और ये सारा चीज़ कब होगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ऐसा माना जा रहा है कि जो जिस एक्टिविटी को हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं या इन्होंने किया था ओम मतलब ओम ने, तो उस समय टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ड्रास्टिक नहीं हुआ था। टेम्परेचर लगभग 25-26 डिग्री जो रूम टेम्परेचर होता है उतना ही था, यानी एक कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जहाँ चेंज ना हो। उस परिस्थिति में जब एक सर्किट रहेगा उसमें जब करंट का वैल्यू बढ़ता है उस कंडक्टिंग वायर में,
तो उसके साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता है। किस पे, किस टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। यानी उस पूरी एक्टिविटी के दौरान टेम्परेचर को कांस्टेंट माना जाता है, यानी कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा नहीं। ठीक है, तो वही है कि वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी ये सारा जो कंडीशन है ये फॉलो होगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर का बहुत सारा प्रभाव पड़ता है वोल्टेज और करंट पे, इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही करना है कि पूरी जो एक्टिविटी करने के दौरान टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक, तो ये इनका शॉर्ट एक स्टेटमेंट है। तो जब भी आपको ओम्स लॉ पूछेगा, आपको ये लिखना है, ये एक्टिविटी एक एज्यूम करके एक ये बनाना है डाटा। ठीक है, और उसके आगे कैसे ग्राफ बनाना है वो समझा रहा हूँ मैं, और उसके फार्मूले पे लिखना है कैसे उन्होंने, क्योंकि बिना इस डाटा के आप फार्मूला डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं कि V इक्वल टू आई आर, उसमें दिखाना तो पड़ेगा कि कैसे वोल्टेज और करंट बढ़ रहे हैं लगातार, तो इसलिए सर्किट बनाना होगा, ये बनाना पड़ेगा, देन उनका फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना था, सर्किट डायग्राम और ग्राफ, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ में इधर पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं, इतना लिखने के बजाय V लिख देते हैं, वोल्टेज इधर बढ़ रहा है और करंट या I, कैपिटल I भी लिखते हैं, स्मॉल I भी लिखते हैं करंट के लिए, तो कोई भी आप सिंबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वोल्टेज है, वोल्टेज हमारा वोल्ट में है, करंट हमारा एम्पियर में। ठीक है, और ये हमारा किसमें है, तो ये तो खत्म हो गया इंक। ठीक है, ये हमारा वोल्ट, ये हमारा करंट एम्पियर में। अब हम सारे वैल्यूज़ को लिखेंगे, ये ग्राफ पे बनाना पड़ता है या ऑन पेपर भी आप बना के शो कर सकते हैं, क्योंकि आप तो प्रैक्टिकल तो कोई करेंगे नहीं, जब एग्ज़ाम आएगा तो उसमें तो ये एक्टिविटी करेंगे नहीं, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो यहाँ नहीं रहा है, तो आप एज्यूम करके मान रहे हैं, तो इसको पेपर पे भी ड्रॉ कर लेंगे अगर आपको ग्राफ पेपर नहीं मिला तो ये हमारा 0 पॉइंट है जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, और फिर वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है 20, तो मान लेते हैं कि ये 5 या 4 का ले लेते हैं, 4, 8, 12, फिर 16, फिर 20, तो ये 4 वोल्ट है, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20। ये वोल्टेज का वैल्यू मैंने ले लिया, मैक्सिमम रेंज 20 तक गया है, और करंट का वैल्यू कहाँ तक गया है, 2 से लेकर 10 तक। तो मान लेते हैं यहाँ पे 2 से लेकर 10 तक गया है, तो एक एक का लेते हैं, अगर 1 है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये हमने जो ग्राफिकल या एक एज्यूम करके डाटा लिया है उसको ग्राफ पर पुट कर रहे हैं, है ना। तो 0 to ये हो गया, ये हो गया, देन क्या करना है, हमने वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट ले लिया, अब उसके बाद उसको मिलाते हैं। ठीक है, पॉइंट्स को, कि 2.5 एम्पियर पे कितना है, 5 वोल्ट, 2.5 एम्पियर यानी 2.5 यहाँ आएगा और 5 हमारा यहाँ आएगा, 4 का गैप है, तो 5 यहाँ आएगा, है ना। तो ये 5 वोल्ट हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट क्या है, 4.6 एम्पियर 10 वोल्ट, 4.6 एम्पियर, 4.6 एम्पियर थोड़ा सा इधर होगा, और ये कहाँ पे जा रहा है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट यहाँ पे होगा, 2 पॉइंट। ठीक है,
यहाँ पर स्केल की सहायता से आप करेंगे तो ज़्यादा सही एक्यूरेट बनेगा और देखने में सही लगेगा ग्राफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा डाटा। इस तरह से सारे डाटा को आप मिलाएंगे। 7.5 पे 15 15 यहाँ होगा एक नीचे इसके, तो 7.5 पे 15 वाला हो गया। और उसके बाद 10 पे 20 10 पे 20 10 पे 20 हो गया। ठीक है, अब सारे पॉइंट्स को अगर स्केल से आप मिलाएंगे, यहाँ तो थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, तो एक सीधी लाइन पर आएगा या सीधी लाइन के जस्ट पास में पॉइंट रहेंगे, राइट या लेफ्ट साइड। ठीक है, सीधी लाइन के एकदम पास पे रहेंगे, कुछ पॉइंट्स मैच करेंगे, लाइन पर आ जाएंगे, कुछ लेफ्ट में रहेंगे, कुछ राइट में। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज लगभग इक्वल आती है, लगभग इक्वल आती है, एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं आएगी, ऑलमोस्ट इक्वल आती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन वोल्टेज और करंट के बीच में आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। जैसे हम लोग मोशन चैप्टर में पढ़े थे कि यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ता है, डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रेवल होता है ना। कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ है कि वो हम लोग जानते हैं प्रैक्टिकल करके कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, हैंस वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, इसलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ थोड़ा सा बनाने में गड़बड़ हुआ है इसलिए टेढ़ा हुआ है, नहीं तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ओके, और क्योंकि गैप भी यहाँ पे ज़्यादा था, वहाँ पे थोड़ा कम है, दैट्स वाई गड़बड़ हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ये आपको ओम्स लॉ में दिखाना है। ओम्स लॉ में उनका स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, कुछ वैल्यूज दिखा देना है इमेजिन करके और उसको ग्राफ पे शो कर देना है और फार्मूला लिख देना है, दैट्स इट। ये ओम्स लॉ का हो गया। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में थोड़ा सा करना है, ये सब फटाफट आप कर सकते हैं, बस वैल्यूज जो इतने होनी चाहिए वो ऑलमोस्ट इक्वल आनी चाहिए। अब यहाँ पर लास्ट कॉलम क्या है, यहाँ पर जो लास्ट कॉलम हमारा है वो है V/I। वो क्या है, इसको मिटा देते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि वोल्टेज और करंट के बीच में स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक, उसके बाद हाँ, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या फिर लिख सकते हैं वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू आर। आर जो है कांस्टेंट है। ठीक है, आर हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, और आर का जो यूनिट है, इसका यूनिट क्या है, ओम। ठीक है, इसका यूनिट जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर ही रखा गया है, ओम। तो ओम वर्ड में भी लिख सकते हैं आप यूनिट, या फिर ओमेगा का था, मतलब ग्रीक भाषा में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें ओमेगा आता है, कुछ इस तरह का बना होता है। ये भी सिंबल बना सकते हैं, जो आपको इजी पड़े वो कर सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंट एक हमारा कांस्टेंट है जिस इस इक्वेशन में पुट हुआ है, और इसका यूनिट है ओम। और ओम नाम इसके यूनिट का क्यों दिया गया है, क्योंकि ये सारा लॉ दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने, तो उनके ऑनर में ये यूनिट का नाम ओम दिया गया है, और उसका सिंबल ओमेगा है, नीचे आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट से लिया गया सिंबल है। ओके, अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं। अब इसको अगर रीअरेंज करा जाए, फार्मूले में 3 टर्म है तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको आर पता करना है, आर हमारा नया टर्म आया है, पहले तो हम लोग केवल एक्टिविटी कर रहे थे तो वोल्टेज और करंट ही था, ये हमारा नया कांस्टेंट आया है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर को इधर ही रहने दें, आई इधर इंटू में, इधर आके क्या हो जाएगा, अपॉन में। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I। आर इक्वल टू हो जाएगा V/I। ठीक है ना, आर इक्वल टू V/I हो गया। अब तो यही चीज़ हमको यहाँ निकालना है। V/I जो एक कॉलम है, इसमें हम लोग जो वोल्टेज है, हर एक वोल्टेज हमारे करंट को डिवाइड करके वैल्यू निकालेंगे, और वो सारी वैल्यूज लगभग इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, बराबर आनी चाहिए। यही वो सारी वैल्यू जो बराबर आती हैं, इसीलिए हमारा जो ग्राफ है वो सीधा जाता है। जो वोल्टेज और करंट के बीच में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो सीधा इसलिए जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि एक ही बार हम लोगों ने यूज किया था वो,
है ना, रजिस्टर हुआ है, तो उसके रेजिस्टेंस में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, वो पार्टिकुलर रेजिस्टेंस वाला है। तो इसलिए V/I की वैल्यू हर एक केस में एक ही जैसी आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 1 बाई 1 करेंगे। जैसे 5 वोल्टेज है और करंट इस केस में क्या है, पहले केस में 2.5, तो इसको डिवाइड करेंगे। पहले केस में अगर देखा जाए 5/2.5, ठीक है, तो 2.5 है, 2.5 यानी 2.5, 2.5 दूना 5, तो यहाँ V/I आ गया 2। 10 को 4.6 से डिवाइड करेंगे। और दूसरा केस देखते हैं, एक बार इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। दूसरा वाला है 10 वोल्ट अपॉन 4.6। अगर 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 100/46, 46